नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री ने आज 4 नेताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तीर एकदम निशाने पर लगा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब गांधी खानदान। राहुल को नरेंद्र मोदी ने ऐसा आईना दिखाया जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। अरविंद केजरीवाल पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है। और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी आज नरेंद्र मोदी ने क्या बताई, ये सब आज आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पठानकोट से। पठानकोट शब्द सुनकर आपको भी बहुत कुछ याद आया होगा। आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री ने अपने सभी सियासी दुश्मनों की क्लास लगा दी। किस विरोधी को नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में घेरा है, पूरी रिसर्च के साथ कैसे घेरा है। नरेंद्र मोदी ने आज इस बार के चुनाव की सबसे एग्रेसिव स्पीच दी है। गौर से एक एक शब्द सुनिए और उसके मतलब को इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी ने विरोधियों की गलती की लिस्ट जारी कर दी है। राहुल, प्रियंका को भी नहीं छोड़ा, चन्नी केजरीवाल को भी लपेटा, अखिलेश पर भी हमला बोला। आज मोदी के निशाने पर 2 राजनीतिक खानदान भी थे, चन्नी केजरीवाल भी थे। बात पंजाब से शुरू हुई और लाहौर तक पहुंच गई। मोदी ने कांग्रेस की 3 बड़ी गलतियों की लिस्ट जारी की, उंगलियों पर गिनाया। कांग्रेस के राज में देश ने क्या खोया, कांग्रेस की वजह से पंजाब ने क्या क्या गंवाया। दलित वोटर, सिख वोटर और यूपी के वोटर 100% की स्ट्राइक रेट के साथ मोदी आज सेंटिमेंट वाली लाइन लेंथ पर चल रहे थे। निशाने पर पंजाब से लेकर यूपी तक, राहुल से लेकर प्रियंका तक सारे सियासी विरोधी ही थे। मोदी का सबसे तीखा हमला गांधी परिवार के इकोसिस्टम पर हुआ। पहला बड़ा एग्जाम्पल करतारपुर कॉरिडोर बना। मोदी पूरा कैलेंडर लेकर आए थे। 47 में जो नहीं हुआ वो 65 में क्यों नहीं हुआ, जो 65 में नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार ने उसे 71 में क्यों गंवाया। कांग्रेस के होने से देश क्या खोता है, मोदी के होने से देश क्या पाता है, पीएम ने सबकी डिटेल दी है। ये मोदी की ऐसी चुनावी स्ट्राइक है जो 22 में पंजाब से कांग्रेस को क्लीन बोल्ड करने के लिए काफी है। पहला उदाहरण बहुत गौर से सुनिए। मोदी ने बताया कांग्रेस की पहली गलती क्या थी। हमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास का सौभाग्य मिला। मैं आज कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? मोदी ने पहली गलती गिनाई। अगर विभाजन के समय कांग्रेस ने दिमाग लगाया होता तो करतारपुर साहिब भारत में होता और कई सालों तक भक्तों को दूरबीन से दर्शन नहीं करने पड़ते। तो वो गलती थी क्या? उस वक्त कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था। इसके लिए जुलाई 1947 में बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दे। कमीशन में 4 सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे और 4 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। कमीशन के चेयरमैन रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ को यह निर्देश दिया गया था कि बंटवारे की लाइन खींचते वक्त यह ध्यान रखा जाए कि हिंदू और सिख बहुल इलाके भारत में रहें और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में रहें। इस हिसाब से रेडक्लिफ को यह ध्यान रखना चाहिए था कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत की सीमा में आए, क्योंकि यह सिखों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बंटवारा करने वाले शख्स को भारत के कल्चर के बारे में पता ही नहीं था। सोचिए, बाउंड्री कमीशन में कांग्रेस के 4 सदस्य थे। अगर वो चाहते तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मोदी ने करतारपुर साहिब को लेकर कांग्रेस की दूसरी गलती भी बताई और इसके लिए 1965 का एग्जाम्पल दिया। दूसरी घटना 65 की लड़ाई हुई। भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? मोदी ने जो कहा उसे सालों पुरानी इस हेडलाइन से समझिए। इंडियन सोल्जर्स लाहौर में दाखिल हो चुके थे। इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है? लाहौर में एक पुलिस स्टेशन के सामने भारतीय सैनिक खड़े थे। तब भारतीय सेना ने पंजाब की ओर पाकिस्तान में चौतरफा आक्रमण किया था। लाहौर शहर के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में भी कर लिया था। पाकिस्तान लड़ाई बंद वक्त हमारी सेना लाहौर के इतने करीब पहुंच गई थी कि वहां से दागा टैंक का गोला सीधे लाहौर शहर में जा गिरता। अब तक घबराया पाकिस्तान लड़ाई बंद करवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की शरण पहुंच गया और भारतीय सेना को आगे ना बढ़ने के आदेश मिल गए। ध्यान रहे कि इससे पहले कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर जाने वाले पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ही थे। कांग्रेस ने तीसरी गलती सन 1971 में की। याद कीजिए ये तस्वीरें, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 की ये तस्वीर आज भी पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कती है। अगर उस वक्त की कांग्रेस सरकार चाहती तो पाकिस्तान पर इन सैनिकों के सरेंडर का दबाव बनाकर करतारपुर कॉरिडोर को भारत में शामिल करवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बात मोदी ने याद दिलाई। वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3 बार मौके मिले, उन्होंने गवा दिए। 3 बार मौके मिले, गवा दिए। मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों, मोदी का सीधा आरोप कांग्रेस पर है कि उसने 3 मौके गंवाए, लेकिन लिस्ट और भी लंबी है। मोदी का दूसरा एग्जाम्पल पठानकोट और पुलवामा हमले को लेकर था। प्रधानमंत्री ने सीधा आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर लगाया। पठानकोट पर राहुल ने कब क्या कहा, कैसे कहा, यह कहकर घेरा। पुलवामा को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कैसे सियासत का हथियार बनाया, कब कब देश के शहीदों पर, देश के वीर सैनिकों पर सवाल उठाया। मोदी ने सबका लेखा जोखा दिया। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? पुलवामा के हमले की बरसी पर भी
ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने लग गए हैं। और इन्हें फिर से मौका मिल गया तो ये पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले कभी कांग्रेस में कैप्टन साहब जैसे लीडर थे, उनको इस गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब तो वो भी वहां नहीं है। मोदी की एक एक बात पंजाब के वोटर्स तक डायरेक्ट डिलीवर हुई। मोदी के होने से क्या हो सकता है, कांग्रेस के होने से क्या होता है या होता रहा है, वोटर्स को अब साफ साफ दिखने लगा है। मोदी ने इसी फर्क को आज उदाहरण के साथ समझाया और गांधी परिवार के गढ़ में ललकारा। जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। जहां विकास आया, जहां विकास पहुंचा, वहां वंशवाद का हुआ सफाया। जहां शांति और सुरक्षा आई, वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। हम सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाते हैं, ये उन्हें अपनी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे देते हैं। मोदी ने गांधी परिवार को तो घेरा ही, लगे हाथ चन्नी और आम आदमी पार्टी को भी लपेट लिया। 25 सीटों वाले माझा रीजन में इस बार कांग्रेस की हालत थोड़ी खराब है। दिग्गजों के बीच मुकाबला फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी ने मौके पर चौका मारा, सियासी समीकरण ही बदल डाला, एक तीर से कई निशाने लगाए, खड़े होकर बताया कौन किसका फोटोशॉप है, किस किस का देश के दुश्मनों से हिडन कनेक्शन है। कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। ये दोनों पार्टी के पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। चाल चलन सब वही है। सच्चाई ये है, अगर कांग्रेस ओरिजिनल है तो ये दूसरी पार्टी उनकी फोटो है। एक दिन में सोशल मीडिया पर पंजाब मोदी यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे मोदी का अपना कैलकुलेशन है, तभी तो पंजाब को लेकर 100% श्योर है। आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। जरा सुनना पड़ेगा, आज आपके घर में आया हूं, बताऊं ना, कोई बुरा नहीं लगेगा ना, जो बुरा नहीं लगेगा, लगेगा दो आपके बीच में मेरे साथ था, लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा
हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में क्या कर वोटर अगर कोई है तो वो अगड़ी पिछड़ी जाति का वोटर नहीं बल्कि गरीब तबका है। और आज नरेंद्र मोदी ने अपने इसी कोर वोटर को अपने अंदाज में एड्रेस किया। ये मोदी है, करके रहेगा, दे के रहेगा। मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो क्या यूपी का मूड मोदी और योगी के ही फेवर में है? यूपी में 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, टक्कर कांटे की है। अब तीसरे फेज की बारी है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। फेज 3 के चुनाव को मोदी इमोशनल पिच पर ले गए हैं। सीतापुर के अवध रीजन से 111 सीटों को डायरेक्ट एड्रेस किया और डंके की चोट पर यूपी के कोने कोने में मौजूद गरीब तबके को पैगाम भेज दिया है। मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया। मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, ये मेरी मां का दर्द, मेरे इन गरीब परिवारों का दर्द, गरीबी से आया हुआ उसका बेटा ही जान सकता है। मोदी जब ऐसा कहते हैं तो पब्लिक का इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है। एक उदाहरण देख लीजिए। मोदी ने पूछा गरीबों की चिंता कौन करेगा, तो लोगों ने बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के बस एक ही नाम लिया। इस दुख को कौन दूर करेगा भाइयों? ये गरीब की चिंता कौन करेगा? मोदी को पता है यूपी का अगला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में अवध ने बीजेपी की झोली में 111 में से 92 सीटें डाली थी। मोदी और योगी की जोड़ी को 5 साल पहले हर तबके का वोट मिला था, मगर इस बार मोदी का खास फोकस गरीबों पर है। मोदी ने इस तबके के लिए किया भी तो है। किसी गरीब को भूखे पेट ना सोना पड़े, ये तय करना हो। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना हो। गरीबों के राशन को माफियाओं से बचाकर सीधा उन्हीं तक पहुंचाना हो। गरीबों के सिर पर छत की व्यवस्था करनी हो, दवा की व्यवस्था करनी हो। मोदी ने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए जो जो किया है उसका एंड रिजल्ट 22 के चुनाव में दिखना तय है। इसलिए मोदी खुलकर कहते हैं परिवारवादी नहीं, गरीबों का हित करने वालों के साथ ही उत्तर प्रदेश के गरीब हैं। आखिर सरकार होती किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए होती है। अरे अमीर तो बीमार हो जाएगा तो 10 डॉक्टर उसके घर आकर के कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। हवाई जहाज में उसको उठा करके ले जाएंगे जहां अच्छी अस्पताल होगी, लेकिन गरीब कहां जाएगा? हमारे गरीब, पिछड़े, दलित भाई बहनों का बहुत बड़ा सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मेरे साथ भाइयों बहनों आंकड़ा याद रखना जरा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में 34 लाख पक्के घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं और आज गरीब पक्के घर में रहने लगा है। भाइयों, और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये काम अभी भी तेजी से चल रहा है। आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है। ये मोदी है, करके रहेगा, दे के रहेगा। मोदी जब ऐसा कहते हैं तभी तो यूपी के गली मोहल्लों में लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। झांसी की तस्वीर देख लीजिए, योगी के रोड शो में उमड़ी भीड़ देख लीजिए।
आप समझ जाएंगे यूपी की सियासी पिच पर जीत वाला मीटर किसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरीके से जन सैलाब को यहाँ पर देख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने जा रहा है? फिर एक बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति ये जनता जनार्दन का उमड़ता हुआ आशीर्वाद है, जो 10 मार्च को 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी तमाम षड्यंत्रों के बावजूद एक बार जनता जनार्दन के द्वारा उसे फिर से खारिज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि 10 मार्च को अब बहुत 16-17 दिन रह गए हैं, तो 16-17 दिन के अंदर उनको मालूम है कि उनका क्या हर्ष होने जा रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 प्लस वो लोग जीत रहे हैं। 2 फेज के बाद मुख्यमंत्री जी क्या स्थिति आप देखते हैं? तो ये जन सैलाब बता रहा है कि कौन 300 पार जा रहा है। पब्लिक का मूड समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। तिल रखने तक की जगह नहीं है। इसके पीछे मोदी राज में मिल रही सुरक्षा एक बड़ी वजह है। तभी तो आज मोदी ने यूपी के हर मोबाइल पर चल रहे गाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के बोल को सुरक्षा से जोड़ दिया और यूपी वालों, यूपी के गरीबों को एक नया नारा दिया। आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी एक एक चीज नोट करके रखते हैं, सही मौके पर उसका जिक्र करते हैं। तभी तो मोदी के विरोधी जब वोकल फॉर लोकल का मजाक उड़ाते हैं, मोदी पर निशाना साधते हैं, तो मोदी बिना लाग लपेट के विरोधियों के ताने को ही अपने पाले में कर लेते हैं। पब्लिक को सब साफ साफ बता देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर ये बोलेगा, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदिए, मुझे बताइए उस पार्टी का कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान होगा क्या? अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपकी 10, 12, 50 दरी ज्यादा बिकती है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? आपका भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनको तो इसमें भी दर्द है। अगर वोकल फॉर लोकल बोल दिया और सीतापुर की दरी ज्यादा बिक गई और सीतापुर के लोग सुखी हो गए तो क्रेडिट तो योगी जी को मिलेगा, क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा, इसलिए बोलना ही नहीं। पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, आज दिन भर सोशल मीडिया की दुनिया में #WinningUP और #पंजाब विद मोदी ट्रेंड करता रहा। मोदी ने पठानकोट से भी पंजाब में जीत का इशारा दिया और सीतापुर से भी यूपी के लिए बिल्कुल वही कहा। तो क्या मोदी जो सोच रहे हैं 22 में वही होने वाला है? उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एकजुट रहना है। एकजुट होकर के मतदान करना है। और आप याद रखिए, पहले मतदान, कमल निशान, फिर दूसरा कोई काम। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले झांसी में रोड शो कर रहे थे। आज जब वो झांसी के एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजरे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये वो तस्वीरें हैं जब एक बड़ी मस्जिद के सामने सीएम का काफिला रुका।
तो लोग उन पर फूल बरसाने लगे। बीजेपी के साथ माना जाता है कि मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलता है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग हैं, क्योंकि झांसी में मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त स्वागत किया। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध टालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से कुछ सेना को हटाया है, साथ में एक वीडियो भी रिलीज किया है, लेकिन अमेरिका इसको रूस की एक चाल बता रहा है। इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर क्या हालात हैं, क्या युद्ध टलेगा या शुरू होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। ट्रेलर जबरदस्त है। युद्ध होगा कि नहीं अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन युद्ध अगर हुआ तो कैसा होगा यह यूक्रेन को भी समझ में आ गया है, अमेरिका को भी और नाटो संगठन को भी। रूस बार बार कह रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो जंग नहीं शुरू करेगा, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो महज एक ड्रिल नहीं है, बल्कि वो विस्फोटक काउंटडाउन है जिसको पूरी दुनिया रोकना चाहती है। ग्लोबल टेंशन के बीच जो तस्वीरें रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज की हैं, उससे राहत भी मिली है और टेंशन भी। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए। इन टैंक्स को ये ट्रेन अपने बेस में लेकर जा रही है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से सेना कम कर रहा है। रूस ने वीडियो जारी किया है जिसमें टैंक को ट्रेन पर लादा जा रहा है। युद्धाभ्यास के बाद सेना की वापसी की ये तस्वीरें हैं। जो टैंक कल तक आग बरसा रहे थे वो जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लगा होगा कि चलो टेंशन कम हुई, युद्ध नहीं होगा, लेकिन अमेरिका, यूक्रेन, नाटो संगठन को रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि यह सिर्फ रूस की एक चाल है। इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1 लाख रूसी सैनिक हैं। बेलारूस को मिलाकर हमको अभी तक रशियन सेना के जाने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से पिछले 1 महीने में रूस ने अपनी सेना की संख्या यूक्रेन में बढ़ाई है। With that significant escalation of Russian troops that we have seen over the last weeks and months. Therefore, मंगलवार की रात जो कुछ यूक्रेन में हुआ, उसके बाद अमेरिका रूस पर भरोसा नहीं कर रहा है। यूक्रेन पर साइबर अटैक हुआ, यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट को हैक किया गया, कई सरकारी वेबसाइट्स को खासा नुकसान हुआ है। अगर बात करने से पहले बात बन जाती तो आज यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसा खतरनाक मंजर नहीं होता। जो हथियार रूस ने यूक्रेन के पास लगाए हैं वो दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो इतना तीव्र होगा कि चंद घंटों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये रूस की सबसे विध्वंसक 2S7 पयान आर्टिलरी गन है जो इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात है। रूस ने इस तोप को छिपाने की तमाम कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट और कैमरे पर इसकी झलक रिकॉर्ड हो गई। इस तोप से अमेरिका को टेंशन है और यूक्रेन को डर। 2S7 पियोन गन परमाणु हमला करने में सक्षम है। 37 किलोमीटर की रेंज। अब तक 5 जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है। साल 2020 में अजरबैजान ने इस तोप से आर्मेनिया पर हमला किया था। 2S7 पयान की सबसे बड़ी खासियत है ये एक बार में पहला गोला गिरने से पहले ही अपनी पोजीशन तेजी से बदल लेती है, ताकि दुश्मन को पता नहीं चले गोलीबारी कहां से हुई। रूस को यूक्रेन पर जीत का इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि उसके पास किंजल मिसाइल है, जिसको आसमान से, समंदर से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है।
किंझल रूस की सबसे एडवांस और सबसे लीथल वेपन है, जिसकी रफ्तार आवाज से 12 गुना तेज है। जब इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया था, तो इसकी लॉन्चिंग देखते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद गए थे। किंझल मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। किंझल को रिमोट कंट्रोल से भी गाइड किया जाता है। सीरिया में रूसी जेट्स पहुंचने लगे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये जेट्स किंझल मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए भेजे गए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुका है। अगर दुश्मन कोई मिसाइल से हमला करता है या एयर अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। रूस एक साथ अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। रूस का यूक्रेन पर अटैक प्लान कैसा है, वो इस मैप से समझ सकते हैं। ये यूक्रेन है और ये रूसी सेना की घेराबंदी है। बेलारूस से लेकर मोल्डोवा तक रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है। 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन को मदद सिर्फ पोलैंड और रोमानिया की तरफ से मिल सकती है। रूस का प्लान जबरदस्त है। जब तक रूस के अटैक का जवाब दिया जाएगा, तब तक वो यूक्रेन में कई किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर चुका होगा और फिर वहां पर अपनी पोजीशन काबिज रखनी होगी। लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा है, उतना ही मुश्किल अमल करने पर होगा, क्योंकि नाटो के पास भी काउंटर प्लान है। यूक्रेन की बाएं तरफ नाटो देश मौजूद हैं, जो यूक्रेन की पूरी तरह से मदद के लिए तैयार हैं। नाटो की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब रेडी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को क्लियर वार्निंग दी है, अगर जंग हुई तो रूस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक नेटो देश पर अगर हमला होता है तो वो सारे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। रूस के सैनिकों की मौजूदगी के जवाब में मैंने नाटो के पूर्व हिस्से को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को भेजा है। अगर रूस हमला करता है तो हम नाटो में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेंगे, अपने सहयोगियों की मदद और आगे की आक्रामकता को रोकने के लिए और कदम उठाएंगे। अगर रूस हमला करता है तो उसका असर यहां अमेरिका पर भी पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी लोग जानते हैं, लोकतंत्र के लिए बलिदान देना पड़ता है। पहले बाइडेन ने कहा था रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जंग क्यों शुरू नहीं हुई, इसके पीछे एक्सपर्ट्स के कुछ खास पॉइंट्स हैं। अभी तक रूसी सेना जंग के मुताबिक मोबाइल हॉस्पिटल तैयार नहीं कर सकी। टैंकों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप और कीचड़ हटाने वाली मशीन हर फ्रंट पर नहीं पहुंच पाई है। जंग तो एक गोली से भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसके आगे जो होगा उसकी तैयारी करना सबसे जरूरी होता है। और जब दूसरे देश में घुसकर जंग लड़नी हो, तो छोटी से छोटी चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बर्फ से जमी इस नदी पर ब्लास्ट किया जा रहा है। पूरी नदी पर बर्फ जमी है, लेकिन बर्फ कच्ची है। अगर ज्यादा वजन पड़ा तो कहीं से भी दरार पड़ सकती है, इसलिए विस्फोटक से बर्फ हटाई जा रही है। जब जंग होती है तो नदी के रास्ते भी दुश्मन जमीन पर हमला किया जाता है। इसके लिए सेना को बेहद कम वक्त पर पुल का निर्माण करना होता है। जिस सेना के पास जितनी सटीक तकनीक होगी, जितना तेज काम होगा, ये उतनी बढ़त बनाती है। यूक्रेन बॉर्डर दहक रहा है। रूसी तोपें युद्धाभ्यास कर रही हैं, युद्ध का ऐलान कर रही हैं। फाइटर जेट्स आसमान पर रण की तैयारी में हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है, वो भी देखिए। यूक्रेन एकदम शांत है, जैसे कोई तूफान आने से पहले शांति छा जाती है। सड़कों पर भीड़ कम है। सुपरमार्केट पर भी किसी तरह की भगदड़ नहीं है। कोई भी अपने घर के लिए सामान जमा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन को पता हो युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध हुआ भी तो रूस अंदर नहीं आ पाएगा। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां पर 200 मीटर लंबे यूक्रेन के झंडे के साथ एकता की शपथ ली जा रही है। मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे कई देशभक्त हैं जो डरे नहीं हैं और कीव में अब भी रह रहे हैं, और हम यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार हैं। हमारी देशभक्ति की भावनाएं यूक्रेन की एकता को समर्पित हैं।
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान 16 फरवरी को एकता का दिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।